हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली न्यूज़ है कि बिहार में मुख्यमंत्री वही, सरकार नहीं। कल भी हमने न्यूज़पेपर में एक बहुत ही रोचक हेडलाइन पढ़ी थी कि बिहार में आप वोट किसी को भी दीजिए, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो वही हुआ है। आपने जो यानी कि बिहार की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं दिया, उसके बाद नीतीश कुमार लगातार अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बनते रहते हैं। महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने एनडीए संग बनाई सरकार। 9वीं बार नीतीश ने ली है सीएम पद की शपथ। समारोह में जो भाजपा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी मौजूद थे। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाया गया है। बिहार के दलों की स्थिति के बारे में कल भी हमने बात करी थी कि 243 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 78, जदयू के पास 45 और इसमें हम यानी हिंदुस्तान वाम मोर्चा करके पार्टी है जीतन राम मांझी की, उनका समर्थन मिला है और एक निर्दलीय समर्थन मिला है। इस वजह से इन्होंने बहुमत का आंकड़ा जो होता है 122 का वो छू लिया और इन्होंने सरकार बना ली। वहीं पर जो लालू जी की पार्टी है उसमें 79 जो विधायक थे, कांग्रेस के 19, माले के 12, माकपा के 2 और भाकपा के 2, तो ये जो है बहुमत से दूर हो गए। नीतीश कुमार ने राजनीतिक जो महकमा था उसमें पूरी तरीके से हलचल ला दी, ये कहकर कि मैं फिर से इस्तीफा दे सकता हूं, या फिर उन्होंने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया गया, उनके सम्मान में एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने बोला कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन पूरे समाज के लिए था। मैं भी उसी तरह से कार्य कर रहा हूं। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ये टारगेट सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव को किया गया है और जो वो अपने बच्चों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने पर आमादा हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो लालू जी के दोनों बेटे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, तो लेकिन वो फिर भी उनको आगे बढ़ाने में, मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया था और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में जाकर मिल सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है इंडिया गठबंधन को, कि उसमें इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है और लगातार अब इसमें पार्टियों का अलग होना शुरू हो गया है। इस जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ इसमें 2 नए डिप्टी सीएम देखने को मिले, जिसमें एक तो बिहार में भाजपा अध्यक्ष ही हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। जो सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार की जो जाति है उसी से ही आते हैं, तो ये एक संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि इंडिया से नीतीश के अलग होते ही बैक फुट पर आ गई है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि पहले से ही पता था कि पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। जयराम ने कहा कि गिरगिट भी ऐसा रंग नहीं बदलता होगा जितना नीतीश बदलते हैं। तो 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था उसको करारा झटका लगा है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ही माने जाते थे। उनकी अगुवाई में ही पहले इस गठबंधन की बात हुई थी और इसने अपना एक मूर्त रूप लिया था। लेकिन नीतीश पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने बोला कि ये आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, देश वहीं रहता है, देश को आगे बढ़ाने की सोच वही रहती है। सपा अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका जवाब देगी। कोई भी आप पर विश्वास ना करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती है। वहीं पर शिवसेना यानी कि जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उन्होंने भी तीखा हमला बोला नीतीश कुमार पर और कहा कि बिहार और देश के साथ धोखा है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो क्या इस तरह से राम राज्य लाना चाहती है, पार्टियों को तोड़कर और अपने को सत्ता में बनाए रखकर। मालदीव नेक्स्ट न्यूज़ है कि मालदीव की संसद में सत्तारूढ़ व विपक्षी सांसदों के बीच मारपीट हुई है, जिसके जो वीडियो हैं वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। मालदीव की जो संसद के विशेष सत्र में रविवार को पीपीएम व पीएनसी पार्टी की गठबंधन सरकार के सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ सांसद इस तरह से घायल हो गए कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। माले से आए इंटरनेट मीडिया के कुछ वीडियो फुटेज में कुछ चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिले हैं। इसमें मुख्यतः मारपीट विपक्षी एमडीपी
सांसद ईसा और सत्तारूढ़ पीएनसी सांसद अब्दुल्ला साहिम अब्दुल हकीम के बीच होती दिखाई दे रही है, जिसमें एक दूसरे को वो पीट रहे हैं, पैर घसीट रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, मतलब पूरी हाथापाई वाली स्थिति थी। मंत्रियों की पुनर्नियुक्ति को दोपहर 1:30 बजे मंजूरी दी जानी थी, लेकिन कुछ पीएनसी सांसदों ने सदन को घेर लिया और सत्र को बाधित कर दिया। तब प्रदर्शनकारी सदस्यों ने कहा कि मंत्रियों को स्वीकार करने से प्रगति बाधित होगी। उन्होंने संसद में स्पीकर की बर्खास्तगी की मांग की। सत्तारूढ़ गठबंधन दल पीएनसी और पीपीपी ने एक बयान जारी करके कहा कि नए जो मंत्री हैं, मंत्रियों को नामंजूर करने से जन सेवा में व्यवधान होगा। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के मुख्य सलाहकार और जो पीएनसी के अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मंत्रियों को अधिकृत नहीं किया गया तो उन्हें फिर से नियुक्त होने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राम का शासन संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समारोह के समय देश की सामूहिक शक्ति दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 109वीं और इस साल की पहली कड़ी के देशवासियों के जो संवाद किया उनमें उन्होंने बोला कि राम का शासन देश के लिए निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा है। संविधान जो निर्माता थे उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश और राम से राष्ट्र की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि राम सबके हृदय में है। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई और दिवाली मनाई। मोदी ने पद्म पुरस्कारों के बारे में भी बात की और कहा कि हाल ही में सम्मानित होने वाले कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़े बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अपने क्षेत्र में इस तरह से कार्य कर रहे थे कि उसका लाभ एक मतलब लोग को मिल रहा था। छोटे से गरीब से लेकर अमीर लोगों को इसको लाभ मिल रहा था। तो ऐसे लोगों को पुरस्कार मिलना देना सम्मान की बात है और ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया भी जाना चाहिए। वाकई में पद्मश्री पुरस्कार अब ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अपने क्षेत्रों में कई वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले इन पुरस्कारों में राजनीतिक दबाव रहता था, कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ पार्टियों के चहेते लोगों को ही ये पुरस्कार दिए जाते थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली से मुक्त कराई गई आदिम जनजाति की 14 लड़कियां घरेलू सहायिका की नौकरी दिलवा नाबालिगों का शोषण करते थे। झारखंड में पहाड़ों पर रहने वाली आदिम समुदाय जो गरीबी है उससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। वो देखिए, झारखंड की जो आदिम जनजाति है उस समुदाय की जो लड़कियां हैं वो अच्छी नौकरी और वेतन का प्रलोभन देकर उनको पहले वहाँ से निकाला जाता है, यानी कि दिल्ली लाया जाता है, या फिर दिल्ली लाकर उनसे या तो घरों के काम कराए जाते हैं या फिर उनसे यौन शोषण का कार्य करवाया जाता है। मानव तस्कर जो इन लड़कियों को गरीबी का जो इनका लाभ है वो उठाकर यौन शोषण और अवैध प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संपन्न लोगों के यहाँ घरेलू सहायिका के तौर पर लगवा देते हैं। तो पैसे मिलने लगते हैं इनको, वो पैसे ये अपने घर भेजने लगते हैं। तो इसलिए भी मजबूरी होती है, क्योंकि जो फाइनेंशियली वीक है जो पोर्शन और जो आदिम समुदाय है वो वाकई में समाज से पूरी तरीके से कटा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी है। हालांकि झारखंड में वैसे भी बहुत अधिक जो जनजातीय समुदाय हैं उसमें गरीबी ज़्यादा है, उनके पास कोई और चारा भी नहीं रहता, कोई और रास्ता भी नहीं रहता है कि कुछ वो कर सकें, क्योंकि ना ज़मीन है उनके पास, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पैसे हैं कि कुछ बिजनेस कर सकें। जो सरकारें स्कीम चला भी रही हैं तो उनसे सिर्फ भरण पोषण हो सकता है। अगर वो आगे बढ़ना चाहें, समाज की मुख्य धारा में आना चाहें, पैसे वाले होना चाहें तो संभव नहीं हो पाता है। तो उसी की स्थिति है जो हम ये न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि कुछ जो NGO हैं और झारखंड और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद इन 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। इनकी उम्र 12 से 17 साल है। झारखंड पुलिस ने मानव तस्करी की धारा में मुकदमा दर्ज करके प्लेसमेंट एजेंसी मालिक रजनी साहा, उसके साथ काम करने वाले एजेंट अंसारुल व झारखंड के साहिबगंज में तैनात ग्राम सेवक महेश साहा को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आखिर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, विपक्षी एकता में बिखराव के लिए जो NDA से ज़्यादा कांग्रेस को ज़्यादा लालू की पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार खड़गे अब ठहरा रहे हैं।
और वो बोल रहे हैं कि शायद एकजुटता में थोड़ा सा विलंब हो गया है, थोड़ी देर हो गई है। इंडिया की जो 5 बैठकों के बावजूद नतीजा सिफर देखकर नीतीश का धैर्य जवाब दे गया और विपक्षी गठबंधन की पहल नीतीश ने ही शुरू की थी और उन्होंने ही इसको खत्म करने का प्रारंभ भी कर दिया है। बिहार में एनडीए की नई सरकार बन चुकी है। बदले हालात में कांग्रेस ने नीतीश को खलनायक के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन इसके लिए अंदर की राजनीति भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिसे पढ़ना उपेक्षित और सामयिकी होगा। विपक्षी एकता की पहल नीतीश ने ही की थी और अंत प्रारंभ भी उन्होंने ही किया है। कांग्रेस जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी हालांकि वो आरोप लगाए, मगर सच्चाई यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बिहार में बिखराव के लिए राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही जिम्मेदार है। उसने प्रत्येक समय पर जदयू समेत तमाम क्षेत्रीय दलों की अनदेखी की और जाहिर सी बात है, अगर नीतीश कुमार जो चर्चित चेहरा हैं बिहार में भी, सुशासन बाबू उन्हें कहा जाता है, उन्होंने वाकई में बिहार की स्थिति को तो बदला है। रोडें बनाई, जो एक जंगल राज था उसको ख़त्म किया। पहले बिहार में आप मतलब इस तरीके की स्थिति थी कि रात में भी लोग निकलने से डरते थे, उस स्थिति को उन्होंने बदला और सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, पुल का निर्माण हुआ, लोग एक अच्छे वातावरण में आ रहे थे। उसके बाद फिर जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो जाहिर सी बात है उन्हें किसी न किसी से गठबंधन करना ही था और ऐसे व्यक्ति को जो सुशासन बाबू की नीति है, फेस है, उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं बिखराव होना तय है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में झारखंड राजभवन के समक्ष झामुमो का प्रदर्शन। देखिए, हेमंत सोरेन से जो 6 नोटिस के ईडी की 6 नोटिस के बाद फिर 7वें नोटिस पर जब झारखंड जाकर ही ईडी के अधिकारियों ने बात करी है और 31 तारीख को अब फिर इनसे पूछताछ होगी। इसको लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब इनको गिरफ्तार करने की कवायद चल रही है। रांची में एक ज़मीन घोटाला था, उसमें इनका नाम आया है, यानी कि वो ज़मीन इन्होंने पहले तो सरकारी नाम पर खरीदी और फिर उसे अपने लिए ट्रांसफ़र करवा ली थी, उसमें इनका नाम आया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन रहा है इसमें। तो हो सकता है अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इनकी वाइफ कल्पना जो हैं सोरेन, वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, महापौर ने स्थायी समिति के मुद्दे पर किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। देखिए, जो डॉक्टर सैली ओबराय हैं, जो महापौर हैं दिल्ली की, उन्होंने क्या किया है कि एक स्थायी समिति बनाई थी और सारी जो शक्तियां हैं वो महापौर के तौर पर उन्होंने दिल्ली नगर निगम को दे दी थी। उसी का विरोध भाजपा कर रही थी और उसको पारित नहीं होने दे रही थी। इसमें एलजी का भी रुख किया गया था, एलजी ने भी इसमें व्यवधान डाला था। तो उसके बाद अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है ताकि इनकी जो संचालन है वो एमसीडी द्वारा कराने की मांग की अनुमति मिल जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, 1 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में चलेंगी स्वच्छ ईंधन वाली बसें। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश परिवहन की सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक, सीएनजी व BS6 डीजल की। और ये प्रयास काफ़ी पहले से कराए जा रहे थे और प्रदूषण काफ़ी रहा था। इस वर्ष भी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से जो जांचा गया था, 400 प्लस मामला जा रहा था। तो इस दिशा में सख्त कदम उठाने की शुरुआत भी कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि स्वच्छ ईंधन पर सार्वजनिक परिवहन दिल्ली में सभी बसें CNG से चल रही हैं। 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के सभी जिलों की बसें भी स्वच्छ ईंधन पर ही दौड़ेंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 डीजल बसें ही चल सकती हैं। 1 जनवरी 2024 से राजस्थान के गैर NCR इलाकों से दिल्ली आने वाली सभी बसें भी इलेक्ट्रिक व CNG अथवा BS6 के द्वारा ही चलेंगी। और उत्तर प्रदेश के 8 जो NCR जिले हैं जिनमें राज्य परिवहन की 874 बसें चल रही हैं, 1 जनवरी तक इनमें से कम 250 बसें BS6 डीजल वाली होने की बात कही गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को कैद रखने वाली जेल का खुलेगा ताला। देखिए, लाल किले में स्थित बावली यानी कि कुआं बोलते हैं को 1946 में जेल बनाकर रखे गए थे 3 अधिकारी। बावली का संरक्षण कार्य कराकर इसे पर्यटकों के लिए खोलेगा ASI।
आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों को कैद रखने वाली जेल का ताला वर्षों बाद अब खुलेगा। लाल किले में एक बावली यानी कि सीढ़ी वाला कुआं में जेल बनाकर INA के 3 अधिकारी रखे गए थे। इस बावली का संरक्षण कार्य कराकर इसे पर्यटकों के लिए खोले जाने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की योजना है। नेताजी की फौज के 3 सैन्य अधिकारियों को इस बावली में कैद करके रखा गया था। लाल किले में प्रवेश करने के बाद छत्ता बाजार से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बाईं तरफ मुड़ने पर करीब 40 मीटर दूर जाने पर दाहिनी ओर ये बावली है जिसमें एक कमरा बना है। कहा जाता है कि यह बात किसी को पता न चल पाए कि INA के अधिकारियों को यहाँ रखा गया है, इसलिए अंग्रेजों ने बैरक मौजूद होने के बाद भी बावली में जेल का निर्माण कराया, यानी कि एक रूम बनाकर वहाँ पर इन तीनों अधिकारियों को रखा था। नेक्स्ट न्यूज़ है, संपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए बढ़ाई जा सकती है समय सीमा। दिल्ली के देखिए जो संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति की जियो टैगिंग कराने की समय सीमा को अब शायद मार्च 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर संपत्ति कर विभाग की बैठक होने वाली है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे कब तक इसकी समय सीमा बढ़ानी है। सूत्र बताते हैं कि निगम जो है वो मार्च 2024 तक इस सीमा को बढ़ा सकता है। अभी तक जो निगम द्वारा संपत्ति कर के लिए अनिवार्य की गई थी जियो टैगिंग, लेकिन इस योजना को 95,000 के करीब लोगों ने ही किया है, यानी कि जियो टैग लिया है। लेकिन अब इसको समय सीमा बढ़ाकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करने की कवायद चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। मोदी, नए कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। अदालत के फैसले आसान भाषा में लिखे जाने से जो आमजन है उनको इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कानूनों का आधुनिकीकरण करने पर कार्य कर रही है। जो आज नए कानून बनाए जा रहे हैं वो कल के भारत को मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, जो वो लगातार इसमें बोलते भी आए हैं, आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने भारत की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि इसमें इज ऑफ लिविंग, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ ट्रैवल, इज ऑफ कम्युनिकेशन, इज ऑफ जस्टिस भी शामिल है। भारत के नागरिक इज ऑफ जस्टिस के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख आधार है। आगे उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का विस्तार चाहती है, यानी कि जो उसका एरिया है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए की राशि भी रिलीज़ की है ताकि जो बिल्डिंग है उसको बढ़ाया जा सके। शायद जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि जो निपटान प्रक्रिया है केसों की उसको और जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आगे उन्होंने ये भी बोला कि जो बढ़ती तकनीक है और AI के प्रयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से भी रोकना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, इस वर्ष 3 बड़े युद्धाभ्यास कर शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना। भारतीय वायुसेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। वायुसेना इस साल 3 बड़े युद्धाभ्यास करेगी। रक्षा अधिकारियों ने ये बात बोली है। पहला अभ्यास वायु शक्ति 2024 जैसलमेर में किया जाएगा। इस दौरान राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 सहित सभी प्रमुख लड़ाकू विमान मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। यह अभ्यास 17 फरवरी को होने वाला है। इसके बाद वायुसेना इस वर्ष अप्रैल में गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन करने वाली है। इस दौरान वायुसेना लद्दाख से हिंद महासागर और भुज से अरुणाचल प्रदेश तक शक्ति प्रदर्शन करेगी। युद्धाभ्यास के लिए लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली S-400 या सुदर्शन को पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। इस वर्ष अगस्त के आसपास जोधपुर में पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका और अन्य प्रमुख मित्र देशों की सेनाएं भागीदारी करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, मोदी आज छात्रों को देंगे परीक्षा के तनाव को भगाने का मंत्र।
2.25 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा, और ये इनका 7वां संस्करण होगा। यानी कि बच्चों को परीक्षा के तनाव से कैसे मुक्त रखा जाए, अभिभावक भी प्रेशर ना दे बच्चों को और खुद भी प्रेशर ना लें, इसको लेकर वो संबोधन देंगे। अजय भट्ट बोले, रक्षा निर्यात में अग्रणी बन रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रविवार को कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत पहली बार रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों में अग्रणी बन रहा है। नागपुर में जो एडवांटेज विदर्भ कार्यक्रम में राज्य मंत्री ने कहा कि 4,666 रक्षा उपकरणों की 4 सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें भारी बचत हुई है। भारत पहली बार रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों के समूह का नेतृत्व कर रहा है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का किया जाएगा कंप्यूटरीकरण। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए मंगलवार को एक कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दल बदल विरोधी कानून की होगी समीक्षा। केंद्र सरकार दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए बनी समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में रविवार को समाप्त हुए 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में की है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र से पहले संसद परिसर में मजबूत सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता से जोड़ने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने की कार्य योजना पर भी चर्चा किया है। दल बदल कानून बनना इसलिए भी तो देखिए थोड़ा सा जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी एक हाल ही का एग्जाम्पल है नीतीश कुमार का, आप देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने दल नहीं बदला, पूरा संगठन ही बदल दिया। ऐसे ही कुछ नेता होते हैं जो चुनावी जो माहौल होता है उसको देखकर ही अपनी सीटें बदलते रहते हैं, अपने दल को बदलते रहते हैं। इसमें जनता का विश्वास टूटता है और वो सिर्फ पद पर बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में है, तो जनता उस दल को पसंद करती है, इसलिए उसे वोट देती है। अब जब आप जीत गए तो आपको पद नहीं मिल रहा है, तो दूसरी पार्टी अगर आपको पद दे रही है तो आप उस पार्टी में चले जाइए। ये जनता के साथ धोखा है, इसलिए इस कानून का बनना आवश्यक है। रेलवे में वार्षिक आधार पर प्रारंभ होंगी नियुक्ति प्रक्रिया। रेलवे रोजगार देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित, नियमित और व्यवहारिक करने जा रहा है। रेलवे में नौकरी के लिए युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी हाल ही में करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। उसके तुरंत बाद नई नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वार्षिक आधार पर प्रारंभ होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में कई श्रेणियों के पद शामिल होंगे। फिलहाल रेलवे की ओर से लोको पायलट के 5,696 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के आवेदकों के लिए 10वीं पास के साथ ITI की योग्यता अनिवार्य है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हर वर्ष सैकड़ों नई ट्रेनों की शुरुआत, नवीनतम तकनीक, हजारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एवं आधारभूत संरचना में व्यापक विस्तार के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए रेलवे में पहले की तुलना में नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। रिक्तियां वार्षिक आधार पर निकाली जाएंगी। रेलवे के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बताया कि प्रत्येक वर्ष रेलवे में हजारों की संख्या में पुराने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रिक्तियों का मूल्यांकन करके 6 महीने या कभी भी उससे भी कम अवधि के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लोको पायलट श्रेणी में अभी कुल रिक्तियां 3,190 हैं, किंतु लगभग 2,500 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण, कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के SC, ST या OBC के शिक्षकों के पदों के खाली रहने पर आवश्यकतानुसार अनारक्षित करने के दिशा निर्देश के मसौदे पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही UGC अध्यक्ष ने
भी अब तक खाली पड़े आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की बात कही है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद रविवार को एक्स पर एक पोस्ट कर में कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों यानी कि प्राध्यापकों के कैडर में आरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। सुपर पावर के रूप में भारत का उदय हो रहा है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हाउती की ओर से जो शुक्रवार को अदन की खाड़ी में ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मार्लिन लुआंडा पर हमला किया गया था और आईएनएस विशाखापट्टनम ने पूरी मदद करी थी, यानी कि इंडियन नेवी ने पूरी मदद करी थी। तो इस तरीके से एक मदद के तौर पर भी वो निखर कर सामने आ रहा है भारत और एक सुपर पावर बनता जा रहा है। उसी न्यूज़ को यहाँ बताया गया है। बीटिंग स्ट्रीट समारोह के दौरान बजाई जाएंगी भारतीय धुन। गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन के मौके पर रायसीना हिल्स पर सोमवार को आयोजित होने जा रहे बीटिंग स्ट्रीट में सेना और अर्धसैनिक बलों के बैंड पूर्ण रूप से भारतीय धुन पर बनाए जाएंगे। यह समारोह राष्ट्रीय राजधानी में विजय चौक पर होगा और इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का भी औपचारिक समापन हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, सीएपीएफ के संगीत बैंड विशिष्ट दर्शकों के सामने 31 मनमोहक और झूमने को मजबूर करने वाली भारतीय धुन बजाएंगे। दर्शकों में राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम जनता शामिल होगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल लिखा गया है कि इतिहास की भूल सुधारने का समय है और ध्वंस मंदिरों के अभियुक्तों को तो अब सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपकृत्यों का संशोधन अवश्य संभव है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। देखिए, मंदिर भारत की श्रद्धा है, जीवनमान प्रतिष्ठित और उपास्य है, लेकिन इस्लामी हमलावरों और शासकों ने भारत को नीचा दिखाने के लिए हजारों मंदिर गिराए और उसी सामग्री से उन्हीं स्थलों पर मस्जिद जैसे ढांचे बनाए। अयोध्या में मंदिर गिराकर कथित मस्जिद बनाई गई। यहाँ राम मंदिर के लिए 500 वर्ष संघर्ष चला। लंबे संघर्ष में अनेक लोग मारे गए, जन आंदोलन चला, न्यायिक कार्रवाइयाँ लंबी चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हो गया। और देश की निगाहें बेशक अब मथुरा और काशी पर टिकी हैं, लेकिन मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाने की संख्या हजारों में है। मंदिर ध्वस्तीकरण का मकसद राष्ट्र को अपमानित करना और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कुचलना है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में सही लिखा है कि देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव के कार्य है, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसागन उन सुल्तानों और गाजियों का किया जिन्होंने अधिक से अधिक मंदिर तोड़े। बात सही है। आप इतिहास में अगर पढ़ेंगे कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आप पढ़ें, उसमें जो इतिहासकार हैं वो भारत की छवि को कम दिखाते हैं, जो धार्मिक छवि है उसको कम दिखाया जाता है। और जिन्होंने अब यहाँ पर हृदय नारायण दीक्षित ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनकी छवि को खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। गजनी के मोहम्मद के कृत्य भी ऐसे ही थे। उसके अपने इतिहासकार उत्बी ने लिखा कि मोहम्मद ने मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा था। डॉक्टर टाइटस ने इंडियन इस्लाम में लिखा कि 1669 में औरंगजेब को सूचना मिली कि मुल्तान और बनारस प्रांतों में ब्राह्मण तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करते हैं। उसने हुक्म दिया कि पाठशालाओं और मंदिरों को गिरवा दें। अधिकारियों ने सूचना दी कि विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया है। बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां को बताया गया कि बनारस में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बनारस और पूरी सल्तनत में मंदिरों को गिरा दिया जाए। मंदिर गिरा दिए गए। क्या भारत के लोग सुनियोजित राष्ट्रीय अपमान को यूं ही भूल सकते हैं? देश के सभी ध्वस्त मंदिरों को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे उपासना स्थलों की पूर्व स्थिति के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा और जो प्राण प्रतिष्ठा
की जानी चाहिए। जरूरी हो तो सभी ध्वस्त मंदिरों के पुनर्निर्माण का रास्ता निकालने के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक अच्छा मॉडल हो सकता है। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सम्मिलित हुए, वैसे ही नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए थे। राष्ट्र की अपेक्षा है कि इस्लामिक विद्वान और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता निष्पक्ष राय दें। मंदिर तोड़कर बनाए गए सभी उपासना स्थलों पर एक समान सर्वमान्य निर्णय में सहायता करें। ध्वस्त जो मंदिरों का पुनर्निर्माण राष्ट्र का गौरव ही बढ़ाएंगे। कुछ स्वयंभू इतिहासकार भी विदेशी हमलावरों को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते हैं, मंदिर ध्वंस के जघन्य अपराधों की निंदा नहीं करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक सभी इस्लामिक आक्रांताओं का एजेंडा हिंदू धर्म का दमन और मंदिर विध्वंस का था। मंदिर ध्वस्तीकरण विदेशी आक्रांताओं का पाप है, उनका स्मरण दुख देता है। इस समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ देना उचित नहीं होगा। और बिल्कुल करेक्ट या बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, फिर एक आयोग बनाया जाए, क्योंकि इतने जो विशाल और भव्य मंदिर तोड़े गए थे उनकी जगह पर जो इतने फिर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, मस्जिद बनाई गई, तो जो चीज़ है उसको रहने दिया जाए। लेकिन भले ही रहने दिया जाए या फिर उस पर अदालत निर्णय लेगा, लेकिन जो चीज़ें मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं, कई ऐसे विशाल मंदिर थे जिनको गिराकर अब वहाँ पर बिल्कुल प्लेन ज़मीन हो गई है, तो वहाँ पर जरूर मंदिरों का निर्माण कर दिया जाए ताकि हिंदुओं की जो आस्था है वो फिर से उसी रूप में लौट सके। नेक्स्ट आर्टिकल है बिखरता इंडिया का कुनबा। इंडिया के अंत यानी कि INDIA के अंत की घोषणा तो अभी जल्दबाजी होगी, मगर अतीत के अनुभव उसे लेकर आशा नहीं जगाते। ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ उमेश चतुर्वेदी द्वारा। उन्होंने हालांकि इसमें यही बताया है कि किस तरीके से इंडिया बिखर रहा है। नीतीश कुमार को यहाँ पर इसका पूरा केंद्र दिया गया है इस आर्टिकल का, और बताया गया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही, उनकी ही विचारधारा से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था। उनकी फिर अनदेखी से वो नाराज हुए और शायद अब जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी सीटों के बंटवारे का आरोप लगाते हुए अपने आप को ये ऐलान किया था कि इंडिया गठबंधन में तो रहेंगे लेकिन हम बंगाल में अपनी दम पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं उस पर तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। यही हाल दिल्ली में भी हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीटें बांटने को कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है। उसके बाद पंजाब में भी सीटों का बंटवारा वो नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सपा, वो बसपा से भी नहीं चाहती है कि सीटें बटे, और कांग्रेस से भी। तो कहीं ना कहीं ये बिखराव देखने को मिल रहा है, और शायद चुनाव तक, लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हो तो ये पूरा गठबंधन बिखर जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि MSME के लिए सरल बनाए जाएंगे बैंकिंग नियम। देखिए, देश के GDP में 25% से अधिक का योगदान देने वाले MSME के लिए बजट में सरकार की प्रोत्साहन नीति जारी रहेगी। ई-कॉमर्स सेक्टर में MSME की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें लोन उपलब्ध कराने की नीति को और सरल करने जा रही है। MSME ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले लोन को आगे भी जारी रखने की मांग की है। तो हो सकता है जो 1 फरवरी को चुनाव का ऐलान जो बजट की घोषणा होने वाली है, बजट पेश किया जाएगा, उसमें ऐसे कुछ नियम ला दिए जाएं। अमेरिका ब्रिटेन संग दूर होगी सामाजिक सुरक्षा फंड विसंगतियां। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ साल के लिए शॉर्ट टर्म काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक ही जगह अपना आर्थिक योगदान देना पड़ सकता है। भारत सरकार दोनों ही देशों के साथ इस दिशा में बातचीत कर रही है। अभी इन दोनों देशों में शॉर्ट टर्म काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन, भविष्य निधि में मद में कार्यरत देश में अपना योगदान देना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अभी कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी को शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका भेजती है तो वहाँ के नियम के मुताबिक उन्हें सामाजिक सुरक्षा मद में योगदान देना पड़ता है। कुछ साल बाद कर्मचारी भारत आ जाता है, लेकिन अमेरिका में उसके द्वारा दिया गया योगदान उसे वापस नहीं मिल पाता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। विभिन्न उद्योगों पर अलग अलग होगा असर। देखिए, लाल सागर जल मार्ग के आसपास चल रहे संकट का प्रभाव विभिन्न उद्योगों पर अलग अलग होगा। पिछले वित्त वर्ष में देश के निर्यात का 50% और आयात का 30% इस मार्ग से ही हुआ है। क्रिसिल रेटिंग्स ने लाल सागर संकट के कारण देश के विभिन्न सेक्टरों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और घरेलू कंपनियां यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के हिस्से के साथ व्यापार करने के लिए स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर के मार्ग का उपयोग करती हैं। पिछले वित्त वर्ष में देश के 18 लाख करोड़ रुपए का निर्यात यानी कि 50% और 17 लाख करोड़ रुपए का आयात यानी कि 30% इन्हीं क्षेत्रों से हुआ है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें इजराइल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा करूंगा, बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा उसके अनुसार निर्णय लेगा और कार्य करता रहेगा। उनकी टिप्पणी हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच गाजा में मौत व विनाश की सीमा के संबंध में इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से लगाई गई फटकार के जवाब में आया है। बहुमत के फैसले में कोर्ट ने इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने और नागरिकों की मदद के लिए और अधिक प्रयास करने का आदेश दिया है। स्थिति वाकई में अब ये हो गई है कि हमास में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिनका ना युद्ध से कोई मतलब है, जो साधारण जीवन जी रहे थे, अब वो लोग इसमें मारे जा रहे हैं। 9 देशों ने फिलिस्तीन में काम करने वाली यूएन की एजेंसी की फंडिंग रोकी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास हमले में फिलिस्तीन में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी से जुड़े 12 कर्मचारियों के शामिल होने की बात सामने आने के बाद 9 देशों ने एजेंसियों की फंडिंग रोक दी है। यह आरोप इजराइल की ओर से लगाया गया है। फंडिंग रोकने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ही ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड शामिल हैं। भारत अमेरिका संबंधों में हो रहा है क्रांतिकारी बदलाव। तरनजीत सिंह संधू, जो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं, वो इसी माह रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने बोला है कि संबंध भारत और अमेरिका के फिर से मजबूत हो रहे हैं, एक नया आयाम गढ़ रहे हैं और शायद वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चीन ने फ्रांस के साथ संबंध सशक्त करने पर दिया जोर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस के साथ संबंधों को नए धरातल पर गढ़ने की पेशकश की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के उच्च स्तरीय भारत दौरे के दौरान हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही महत्वाकांक्षी रक्षा खाका खींचे जाने के बाद चीन ने फ्रांस से पेंग बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। मैक्रोन की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब चीन व फ्रांस के कूटनीतिक रिश्तों के 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर जारी संदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को कहा कि आज की दुनिया फिर से अहम पड़ाव पर है, इसलिए चीन व फ्रांस को मानव विकास के लिए संयुक्त रूप से शांति, सुरक्षा, समृद्धि व प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर एक साथ कार्य करना होगा। उत्तर कोरिया ने फिर से एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ये आरोप लगाया है दक्षिण कोरिया ने। और उसके बाद है पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान ने 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं। ये ईरान ने रविवार को कहा कि उसने 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसमें उसी रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा जो पहले कई बार विफल हो चुका है। आगे इसमें बताया गया है कि उपग्रहों में महदा, काहयाहान 2 और हतेफ 1 शामिल है। चलिए, तो ये आज का यानी 29 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।